वेलकम टू कार्व एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 7.1 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा चैप्टर कौन सा है? 7। चैप्टर 7 में हमें त्रिभुज पढ़ना है और त्रिभुज का प्रश्नावली 7.1 को हम लोग पढ़ेंगे। 7.1 आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान है यदि आप अच्छे से समझोगे तो। ठीक है, देखो मैं ना इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारा इसका थ्योरी कंसेप्ट बताते हैं, तो बच्चे नहीं देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। तो मैंने एक बार पूछा कि बताओ कि मैं डायरेक्ट प्रश्नावली करा दूं या उसका थ्योरी कंसेप्ट दूं। तो बहुत सारे बच्चे, इतना समझ लो कि 10 बच्चों में से 8 बच्चे बोलते हैं कि सर डायरेक्ट प्रश्नावली करा दो और वहाँ पर जो कंसेप्ट थ्योरी आएगा वहाँ पर समझा दो। देखो ये भी सही है जल्दी करने के लिए, लेकिन आपको लॉन्ग पढ़ना है, नहीं होता है लॉन्ग से पूरा अच्छे तरीक़ा से बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है तो आपको थ्योरी कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग का डिमांड है तो मैं वैसा ही काम करूँगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है भाई, मेरे को तो पढ़ाना है। लेकिन मैं आपको दोनों बात बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं प्रश्नावली 7.1 में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ पर थ्योरी कंसेप्ट आएगा, उसको सारे को डिटेल में बताते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि सिर्फ प्रश्नावली पढ़े हैं, कंसेप्ट हमें आता ही नहीं। ठीक है, आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले ये भी बता देता हूँ कि प्रश्नावली 7.1 पूरा का पूरा जो त्रिभुज है, ये पूरा का पूरा सर्वांगसम त्रिभुज जो पढ़े हो ना, सर्वांगसम, सर्वांगसम का नाम सुने हो? हाँ, तो उसी पर ये पूरा प्रश्नावली होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रश्न 1 को बनाने से पहले थोड़ा बहुत हम क्या करता हूँ, ये मैं पेज लाया और आपको सर्वांगसम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए सर्वांगसम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम को हम लोग ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, ऐसे। जब भी मैं ऐसा लिखूंगा तो समझ जाना कि सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए कैसे हम आपको पढ़ाएंगे भाई सर्वांगसम के बारे में। तो पहले मैं 2 त्रिभुज लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज कहीं कंपेयर होगा, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर है हमारा। ये देखिए हमारा ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। तो इसका कंडीशन है, पहले तो नाम देता हूँ, इसका नाम है ABC त्रिभुज है, ABC। इसका नाम देता हूँ PQR, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, PQR। 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम शो करना है, दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं? तो देखो इसमें क्या है, दोनों त्रिभुज को बनने में भाई देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 3 साइड मतलब भुजा है और इसमें 3-3 कोण है ना, 3-3 कोण है। तो आप कब कब कह सकते हो कि दोनों सर्वांगसम है? आइए मैं बताता हूँ। जब हमारा त्रिभुज ABC जो है ना और PQR है, जब कोण A और कोण P बराबर हो, जब कोण A बराबर हो कोण P के, कोण B कोण Q के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, कोण C कोण R के बराबर हो, कोण C कोण R के बराबर हो। ये तो कोण में हो गया। अब आते हैं भुजा में। जब हमारा AB, ये वाला भुजा ये PQ के बराबर, AB बराबर हो PQ, ये भुजा इस भुजा के यानी BC बराबर हो QR के, और AC PR के, AC PR के। जब तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने के लिए 2 ऐसे लाइन खींच लेंगे इक्वल का और ऐसे कर देंगे, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। इतना ही नहीं, इसको और भी कंडीशन है। ये तो हो गया तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो तो हम सर्वांगसम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। इसका अलग मेथड और क्या है, अलग 4 तरीका से बोल सकते हो सर्वांगसम। कैसे कैसे भाई? जब देखो इसका तीनों भुजा इस तीनों भुजा के बराबर हो, यानी S S S,
इसका तीनों भुजा इस तीनों भुजा के बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं सर्वांग सम है। यानी एस 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 नियम से भी सर्वांग सम हो सकता है। एस का मतलब साइड, साइड का हिंदी में भुजा बोलते हैं। अब भुजा भुजा ऐसे लिख लो, भुजा 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 नियम से भी आप त्रिभुज को, दो त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? दूसरा एस ए एस, भुजा ए मतलब एंगल, कोण, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा के नियम से भी बोल सकते हो। एक भुजा, देखो ये एक भुजा और एक ए भुजा और बीच वाला कोण, तभी बोल सकते हो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। भुजा कोण भुजा नियम से भी सर्वांग सम हो सकता है। तीसरा ए एस ए नियम से भी, ठीक है। ए मतलब कोण, कोण भुजा कोण, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये देखो ये कोण और ये कोण और इसका बीच का ये जो है ना, ये भी रहे तो आप बोल सकते हो कि हमारा सर्वांग सम है। कोण भुजा कोण भुजा कोण नियम से भी सर्वांग सम बोल सकते हो। एक चौथा है एक्स्ट्रा, वो होता है ए एस, कोण कोण भुजा से भी। देखो दो कोण, देखो ये कोण और ये कोण और कोई एक भुजा, ऐसा नहीं कि बीच वाला ही, कोई भी एक भुजा हो, दो कोण हो और कोई एक भुजा बराबर हो, उस नियम से भी हम लोग सर्वांग सम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सर्वांग सम का रूल, नियम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नावली 7.1 पर। 7.1 का पहला प्रश्न हम लिख करके रखे हुए हैं। अब इस प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको पढ़िए, क्या बोला है। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर है ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है ए बी डी। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं, इसमें फिगर क्या दिया है, फिगर बनाते हैं, फिगर के बाद हम लोग प्रश्न को बना देंगे। ये देखिए हमारा फिगर है। अब इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। अब आइए इस प्रश्न को बनाते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसमें क्या है कि ए सी और ए डी, देखो ये जो ए सी है इस ए डी के क्या है, आपके क्वेश्चन में ही बराबर करके दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ए बी कोण ए को समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब इसको दो भागों में काट रही है। ये जो ए बी है ना, ये जो लाइन है इसको दो भाग में काट रही है और दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। मान लो कि यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, इसको बीचे बीच दो भागों में काटोगे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक अलग कोण बन गया और एक अलग कोण बन गया, ठीक है। तो दोनों क्या है, समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांट रहा है। तब आपसे बोला है कि इसको दर्शाइए। आइए बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, दो त्रिभुज है ए बी सी, ए बी डी लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, इसमें चलेंगे। तो इसमें मैं देखा हूँ कि भाई पहले से ही ए सी और ए डी, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ये हमारे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ए सी बराबर है ए डी के, यहाँ लिख लेंगे कि दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि ये वाला कोण और ये दो भागों में बांटा है ना, तो इसको कोण एक ले लो, इसको कोण दो ले लो, और दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि इसको समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कि जो कोण एक है ये कोण दो के बराबर है। दिया नहीं है, मैंने लिख दिया इसका नाम, ताकि आपको
समझने में, सोचने में, एग्जामिनर को देखने में समझ में आ जाए कि हाँ भाई दो कोण अलग अलग बन रहा है। तो इसका नाम एक दे दिया, इसका नाम दो, तो दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब क्यों बराबर भाई, क्योंकि हमारा जो ए बी है ये ए की क्या है, समद्विभाजिक है, समद्विभाजित है। यहाँ पर कंडीशन दे देंगे, ए बी कोण ए की समद्विभाजक लिख दो, समद्विभाजक है। ठीक है। अब चलिए और क्या इसमें भाई, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी सी और ए बी डी में ये जो लाइन है ना, ये भुजा दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी ए बी जो है ना दोनों में है, उभयनिष्ठ है। मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर ए बी दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर एक भुजा, यहाँ पर दो भुजा और यहाँ पर तीन भुजा, तीनों भुजा इसमें नहीं, यहाँ पर कोण है ना, एक भुजा और एक कोण और एक भुजा, मतलब एस ए, देखो पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, एस एस नियम से क्या है, सर्वांग हो गया। क्योंकि हमें पता है कि जिस त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है और इसके बीच के कोण भी क्या है, बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है। एस ए एस नियम से सर्वांग हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, इसीलिए तो मैंने फर्स्ट में पढ़ाया सर्वांग के बारे में। ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, समझ में आया, कोई तो दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए अब चलिए इसमें सेकंड प्रश्न है कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे। देखिए ये जो हमारा ये बी सी है ये वाला लाइन, और ये बी डी क्या है भाई, आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले मैं ए बी और इसको बोल सकता हूँ कि अतः ये जो भुजा होंगे ना, ये जो भुजा होंगे ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, देखो लिखेंगे बी सी और बी डी। ये बोला है कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है, बी सी और बी डी बराबर है। कोई पूछे क्यों, क्योंकि सी पी सी टी रूल से। अब कोई पूछे कि सी पी सी टी क्या है, तो देखो संगत त्रिभुजों के संगत भाग जब इक्वल हो तो यहाँ पर हमारा ये बी सी और बी डी भी इक्वल होगा। ठीक है, तो सी पी सी टी रूल से भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। इसको भी मैं लिख करके रखा हूँ, लेकिन फिगर नहीं बनाया हूँ ना, फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, फिगर पहले से ही हमें बना लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब से बना लेता हूँ। ये हुआ और ये नाम दे दो इसका ए बी सी डी। ये कोण दो भागों में कट रहा है और ये दोनों दो भाग में कट रहा है। अब प्रश्न पढ़ो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। ये देखो ए डी जो है ना, ये बी सी के इसके इक्वल है, आपको पहले से दिया गया है। तो बोला है कोण डी ए बी बराबर सी बी ए। अब देखो ये जो डी ए बी है ना, डी ए बी ये कोण और ये सी बी ए, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ए बी डी सर्वांगसम होना चाहिए बी सी ए के, और बी डी और ए सी भी बराबर होना चाहिए। प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। हम चलेंगे कौन सा त्रिभुज में भाई, सबसे पहले चलेंगे ए बी डी में, ए बी डी इस त्रिभुज में, और ए बी सी में या बी ए सी में। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं देखो कौन कौन त्रिभुज में चल रहा हूँ, एक बार ये ए बी डी ये हो गया, और एक बार ये वाला इसमें मैं चल रहा हूँ। ठीक है,
ये और ये। तो सबसे पहले हमें तो AD और BC पहले से बराबर दिया गया है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई साहब हमारे क्वेश्चन में AD और BC जो है ना ये बराबर दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, अब चलिए इसमें एक और चीज़ दिया है, ये कोण दोनों, ये कोण और ये कोण ये भी बराबर है। लिखेंगे कोण DAB बराबर है CBA के। ये भी क्या है भाई, दिया है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पर एक बात हो रही है। क्या बात हो रही है भाई, कि हमारा जो ये AB है, ये देखो ये वाला लाइन AB, एक बार हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं और एक बार इस त्रिभुज में। तो जो AB है ना ये दोनों के लिए है, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी, दोनों के लिए है। AB जो भुजा है दोनों में काम कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों में बराबर मतलब उभयनिष्ठ है भाई। जब दोनों में काम कर रहा है वो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में के लिए काम कर रहा है तो उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये भुजा और ये कोण और ये भुजा, यानी AS नियम से ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब A से S हो जाए तो हम उसको सर्वांगसम बोल सकते हैं। भुजा कोण भुजा के नियम से क्या हो रहा है, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD A से S नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। त्रिभुज BAC, आंसर। यही तो प्रूफ करना था। अब बोला है कि BD और AC को बराबर करिए। ये जो BD है और AC है ये भी बराबर करना है। ये तो बिल्कुल आसान है। जब हमारा पूरा सर्वांगसम दिखाई दिए तो मैं बोल सकता हूँ CPCT रूल से ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दूसरा जो प्रश्न होगा वो भी हो जाएगा, क्या है, BD है ना, BD बराबर होगा AC से। सिद्ध करना है, क्यों भाई, CPCT से। ठीक है, संगत त्रिभुज के संगत भुजा से क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। पहले प्रश्न को आपको समझना होगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, देखिए बोला है कि एक रेखाखंड AB, कहाँ है रेखाखंड AB, ये देखो ये AB रेखाखंड है। अब बोला है कि AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। AD और BC, देखो यहाँ से इस AB रेखाखंड के लिए ये जो AD है, ये AD और ये BC दो बराबर लंब रेखाखंड। लंब रेखाखंड का मतलब क्या है, यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री, देखो है ना। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। दर्शाना है कि जो हमारा AB है ये CD इसको समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में ये बांट रहा है, मतलब आपको दिखाना है। ठीक है, समझ में आया, आपको दिखाना है कि ये और ये यहाँ पर जो दो बराबर भागों में बांट रहा है वो हमें दिखाना है। इसका मतलब है कि जब ये पहले से मेरा ये AB रेखाखंड था और जैसे मैंने CD यहाँ लाइन कट किया तो ये वाला OB और यहाँ से OA ये दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, या BO कह लो या AO कह लो, बातें कही हैं। OB या OA कहो या BO कहो चाहे AO कहो, मतलब इन दोनों को, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को बराबर हमें दिखाना है, ये प्रश्न बोला है। आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन, B बनेगा ना, BCD, नहीं BCD नहीं बनेगा, BOC बनेगा। एक ये त्रिभुज और एक क्या बनेगा, AOD बनेगा ना। चलो दो त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज BOC तथा AOD में, त्रिभुज AOD में चलेंगे। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये दिया है
कि जो हमारा ये बी सी है और ए डी है, दोनों क्या है, बराबर है। पहले से ही देखो दिया हुआ है, लिखेंगे कि बी सी बराबर है ए डी के, ये हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो उसके बाद इस त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कोण बी और कोण ए दोनों बराबर है। क्या है भाई, समकोण है, जो कि दिया है। ये भी लिखेंगे दिया है, बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, दोनों समकोण है, ठीक है। अब देखो तो अब यहाँ पर यहाँ पर लाइन जब कट कर रहा है तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको पता है रफ में, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब ऐसे लाइन दो कट करता है तो यहाँ पर ये जो शीर्षाभिमुख कोण होता है ना, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस लाइन को, ये लाइन जब कट कर रहा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसको मान लो कोण 1, इसको मान लो कोण 2, दोनों क्या होगा, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। रीजन क्या है भाई, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो इसमें रूल क्या लगा भाई, ये भुजा है, ये कोण है और एक कोण है, यानी हमारा यहाँ पर एक भुजा और दो कोण, एक भुजा और दो कोण कहाँ पर आता है, डबल ए एस नियम से। पढ़े हो ना, सर्वांगसम में आपको पढ़ाए थे, ठीक है। ए एस नियम से, ए एस नियम से क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। लिख दूंगा त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी के, ठीक है। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हमें क्या दिखाना था, ये वाला और ये वाला दोनों को इक्वल। जब ये सर्वांगसम हो ही गया तो दोनों साइड भी क्या होगा, जब सर्वांगसम दिखा दिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से बी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ, दोनों मैंने इसको दिखा दिया। क्यों दिखाया भाई, क्योंकि सर्वांगसम हो गया तो ये भी हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब बोलिए, यहाँ बोला है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल लिखेंगे। अतः जब ये बराबर हो ही गया तो समद्विभाजित करेगा, अतः सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, आंसर, ठीक है। क्यों करता है भाई, क्योंकि दोनों बराबर हो गया, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या इसका 4 देखेंगे। 4 भी हम पहले से लिख रखे हैं, ये देखिए एक बार पढ़िए अच्छे से। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, देखिए एल और एम ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू को एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। अब इस एल एम को दूसरा एक पी क्यू समांतर रेखा इन दोनों क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज सी डी ए के। क्या होना चाहिए, ए बी सी सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज सी डी ए के। फिगर तो मैंने कहीं गलत नहीं बना लिया, हाँ गलत बनाया वो फिगर, क्योंकि बीच में ये ए सी लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर ये लाइन जो है ना प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको बना लो, ठीक है। अब देखो ए बी सी सर्वांगसम होना चाहिए सी डी ए के, ये दोनों बहुत आसान है। तो ये बहुत आसान है, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। जो पहले दिया है ना उसी को लिखेंगे, ठीक है। पहले हमें दिया है एल एम एक समांतर रेखा है और एल एम को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर ए सी बना रही है ना, एल एम को बीच में एक तिर्यक रेखा ए सी बन रहा है। तो पहले जो दिया है ना उसको लिखेंगे यहाँ एल समानांतर है एम तथा इसी में ए सी एक तिर्यक रेखा है, ए सी तिर्यक है, जो दिया था वही मैंने लिख लिया। अब देखो तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस तिर्यक रेखा देख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ गया,
फिर यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर मैंने गया। ये क्या बन रहा है? जेड। जब जेड बनता है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि एकांतर कोण बन गया। तो लिख सकता हूँ कि इस कोण का नाम 1 देता हूँ और इस कोण का नाम 2, क्योंकि दोनों क्या होता है? बराबर, क्योंकि जेड साइज बन रहा है। तो लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। रीजन क्या है भाई? एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण। ठीक है, ये मैंने अलग से नहीं लिखा हूँ, बल्कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब चलिए एलएम के लिए तो कर लिए, जब ऐसे कर लेंगे तो पीक्यू के लिए भी वैसा ही काम होगा। चलिए लिखेंगे, पी समानांतर है क्यू के, और पी क्यू के लिए भी देखो एसी भी हमारा क्या बन रहा है? तिर्यक बना रहा है, तथा एसी तिर्यक है, एसी तिर्यक है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो तो यदि मैं ऐसे करता हूँ, ये गया यहाँ पे, फिर यहाँ पर आया और फिर ये चला गया, तो यहाँ पर ये एकांतर कोण के हिसाब से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। इसका नाम 3 2, इसका नाम 4 2। अब यहाँ से मैंने जब बनाया, ये जेड शेप बन रहा है, तो जेड शेप यानी एकांतर कोण, तो लिख देंगे कोण 3 और कोण 4 पी क्यू के लिए भी क्या है? एकांतर कोण, दोनों बराबर हैं, एकांतर कोण। ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें दिखाना है इसका सर्वांग सम, तो लिखेंगे, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, तब जब मैं ए बी सी में चल रहा हूँ, देखो ए बी सी में जब ए बी सी में चल रहा हूँ तो जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर है, क्योंकि ए बी सी और सी डी ए में चल रहे हैं, तो कोण 1 जो है ना कोण 2 के बराबर है। ये पहले से हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है भाई? जब मैं देख रहा हूँ ये 3 और 4 भी क्या है? बराबर है, कोण 3 और 4 भी क्या है? बराबर है। उसके बाद ये जो ए सी लाइन है ना, ये देखो इस त्रिभुज के लिए भी बन रहा है और इस त्रिभुज के लिए बन रहा है, दोनों में कॉमन है। ए बी सी और सी डी ए त्रिभुज के लिए ये जो ए सी है दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। लिखेंगे ए सी बराबर ए सी, ये हमारा उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो कोण कोण भुजा, यानी 2 कोण और 1 भुजा से क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। आपको पता है कि 2 कोण और 1 भुजा यानी ए एस ए नियम से ये क्या हो गया? बराबर हो गया, बराबर नहीं सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, ए से भुजा से। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होता है। ध्यान दोगे तो बिल्कुल 100% आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 5वां देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। और दूसरा प्रश्न यह है कि बीपी बराबर बीक्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं के समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पर फिगर भी है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ना हमें 2 त्रिभुज कौन कौन है भाई? एक बार चलेंगे ए पी बी में, एक बार ए क्यू बी में। 2 त्रिभुज है, दोनों में चलते हैं। जब हमारा ये सर्वांगसम हो जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा कि समद्विभाजित करता है नहीं करता है। तो पहले तो हमें सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन आ रहा है ना, ये समद्विभाजक कर रहा है, इस पूरे कोण को 2 भागों में बांट रहा है। तो इसको मैं ले लेता हूँ कोण 1 और इसको लेता हूँ कोण 2। अब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा? बराबर। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखिए एक कोण 1 और 2 बराबर क्यों हुआ भाई? क्योंकि जो हमारा एल रेखा है ना, ये हमारा क्या कर रहा है? 2 भागों में बांट रहा है। लिखेंगे जो एल है
कोण ए को दो भागों में बांट रहा है ना, ऐसे लिखेंगे एल कोण ए को समद्विभाजित या समद्विभाजक लिख देंगे, समद्विभाजक है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों त्रिभुज में जो यहाँ से ए बी है दोनों के लिए है, ये जो भुजा है दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर ए बी, ये दोनों में है ना, यानी ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब आपके ये क्वेश्चन में ये जो है ना Q और ये दोनों P, ये दोनों कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। आपको देखो ना क्वेश्चन में ही बोला है B से डाले गए लंब है, ए भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ये देखो दोनों क्या है, लंब है, यानी कोण P और कोण Q दोनों क्या है, 90 डिग्री। यानी क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। दिया है ना, मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में ही दिया है। अब देखो तो ये कोण, ये भुजा, ये कोण, यानी हमारा डबल ए एस नियम से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। लिखेंगे दो कोण और भुजा से, भुजा के नियम से क्या हो गया, नियम से ये सर्वांग सम निकल गया। लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसका दूसरा है। अब देखो जब मैंने इसको सर्वांग सम दिखाई दिया तो जो हमारा ए बी क्यू है और बी पी है दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, क्यों भाई, सी पी सी टी रूल से। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः ये बोला है ना कि अर्थात बिंदु बी एक भुजा समदूरस्थ है, बिल्कुल है। अतः बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या, अब हम 6 को देखेंगे। 6 भी लिखे हैं, ये देखिए आकृति में, ये देखिए आकृति, इसमें ए सी और ए ई, ये ए सी और ए ई, ये और ये भुजा क्या है, बराबर है। ए बी और ए डी भी बराबर है, ए बी और ए डी ये और ये बराबर है। कोण बी ए डी बराबर है ई ए सी के। ये जो बी ए डी है ना, कहाँ पर बी ए डी बनेगा, बी ए डी, कोण बी ए डी कहाँ पर बन रहा है भाई, बी ए डी बराबर है ई ए सी के, ई ए सी के, ई ए सी। अच्छा ध्यान देना, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ठीक है ना, ई ए सी और बी ए डी, ये कोण देखो, ये कोण और ये कोण बराबर है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो कोण बच जा रहा है ये वाला, ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है भाई, यानी बीच में बच रहा है। ठीक है, साथ में बोला कि दर्शाना है कि बी सी और डी क्या होना चाहिए, बराबर। बी सी, ये देखो बी सी और ये डी ई, कहाँ पर, ये वाला, ये और ये बराबर होना चाहिए। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिखेंगे। क्या दिया है, ये दोनों क्या है, बराबर है। लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी, कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। ये हमें पहले से दिया है, क्या है, दिया है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये कोण और ये कोण और ये कोण क्या हो रहा है, बच जा रहा है। कौन सा कोण बन रहा है भाई, ए डी सी। ये जो कोण बन रहा है ए डी सी बन रहा है। क्या बन रहा है, या बोल सकते हो डी ए सी, डी ए सी। ये जो डी ए सी कोण बन रहा है ये बच जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस कोण में भी और इस कोण में भी, दोनों बराबर है, दोनों में इसको जोड़ देंगे। आइए बी ए डी अब प्लस डी ए सी, इस कोण को मैं इसमें जोड़ देता हूँ, डी ए
सी बराबर क्या है, ई ए सी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें भी इसको जोड़ देता हूँ, दोनों में जोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही रह गया। अब देखो, अब जैसे मैंने इसको जोड़ दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लेकर चला गया, तो कौन सा कोण बन गया, ए बी डी। क्या बन गया, या बोल सकते हो बी ए सी बन गया। यहाँ पे पूरा कोण बन गया ना, बी ए सी। इसको जोड़ने के बाद ये बन गया बी ए सी बराबर। अब देखो, अब इसमें में भी क्या करना है, अब इसको जोड़ देना, यहाँ तक लाना है। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ तक जोड़े है ना, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, डी ए ई बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, डी ए ई बन जाएगा। इस पूरा का जब मैंने किया तो डी ए ई बन गया। ठीक है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, क्योंकि ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें दो त्रिभुज में चलना है। कौन कौन त्रिभुज में भाई, ए बी सी में, और एक बार डी ए ई में। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में चलता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि जो पल दिया हुआ है ना, उसको लिख लेता हूँ कि ए सी बराबर है ए ई के, ए सी बराबर है ए ई के, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। उसके बाद ए बी ए डी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, ये भी हमें दिया है। ठीक है, अब देखो, उसके बाद हमें ये भी प्रूव कर दिए, मतलब ये दोनों क्या है, जब दोनों को इसमें ऐड किए तो ये दोनों कोण क्या हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। लिखेंगे बी ए सी बराबर हो गया डी ए ई के। कहाँ से लाए हो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो देखो, तो दो भुजा और एक कोण, यानी एस ए एस नियम से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी ई के। ठीक है, लास्ट में बोला है, मैंने सर्वांगसम इसको दिखा दिया, दिखाने के लिए कहीं बोला नहीं है, मैंने सर्वांगसम इसको दिखा दिया। जब आप सर्वांगसम दिखा दिए तो ये जो बी सी है और ये जो डी ई है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो ही गया तो बराबर तो हो जाएगा सी पी सी टी रूल से, तो बी सी बराबर डी ई हो जाएगा सी पी सी टी रूल से। ठीक है, ये बहुत आसान था, बस आपको ध्यान से बनाना था, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7 है कि ए बी एक रेखाखंड है। देखिए, ये जो ए बी है, ए से लेकर बी एक रेखाखंड है। ठीक है, और पी इसका मध्य बिंदु है। ये जो पी है ना, ए बी का मध्य बिंदु है। थोड़ा सा फिगर हमारा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन पी जो है ना, बीचों बीच इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि, देखो, डी और ई रेखाखंड दोनों, देखो, ये जो डी, यहाँ से जो डी बन रहा है और यहाँ से जो ई बन रहा है, ये हमारा रेखाखंड ए बी से ही एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई के। बी ए डी, देखो, बी ए डी ये कोण, और ए बी ई दोनों क्या है, बराबर है, दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। और ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। ई पी ए, ये देखो, ये वाला, और डी पी बी ये दोनों कोण बराबर है। एक ये बराबर है और एक ये बराबर है, पहले से दिया गया है। दर्शाना है कि डी ए पी ये कोण, और सर्वांगसम होना चाहिए ई बी पी ये कोण। तो कैसे दिखाओगे भाई, ये तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, पहले जो दिया है उसको लिखो। क्या दिया है कि हमें यहाँ पर देखो, ई पी ए बराबर है डी पी बी के, ये पहले से दिया हुआ है। कोण ई पी ए बराबर है डी पी
बी के। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर ई पी ए कौन सा कोण, ये कोण बन रहा है। ठीक है, डी पी बी ये कोण बराबर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए ये जो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है उसके लिए हमें क्या क्या नीड है। देखो तो एक तो हमें यहाँ पर ई पी ए ये वाला, तो ये इस एंगल की ज़रूरत है, और डी पी बी के लिए इस एंगल का ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें ई पी डी, जब मैं यहाँ से, थोड़ा ध्यान से सुनना, लेंदी नहीं होना चाहिए, ई पी ए है ना, ई पी ए, तो जब ई पी ए बन रहा है तो यहाँ से ये पूरा आएगा नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये जो ई है, ये ई हमारा इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है। ठीक है, अभी जो डी है हमारा इस एंगल के लिए भी है और ये पूरा इसके लिए भी है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक ये त्रिभुज बनेगा और एक ये त्रिभुज बनेगा, तो ये पार्ट भी इसमें आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ई पी और डी, ई पी डी इसमें जोड़ देंगे, इस एंगल में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और एक बार इसमें क्या करेंगे, इस एंगल के लिए इसको जोड़ देंगे, इस पूरे को जोड़ देंगे, दोनों त्रिभुज आ जाएगा। पहले जोड़ो उसके बाद आसान हो जाएगा। ई पी ए प्लस त्रिभुज ई पी डी बराबर, यहाँ से डी पी बी, इसमें भी इसको जोड़ेंगे, ई पी डी। ठीक है, अब देखो जब मैंने इसको जोड़ दिया तो ये पूरा आ गया, ये क्या आ गया, पूरा आ गया। जब ये पूरा आ गया तो इसका नाम क्या होगा, ए पी डी, ये पूरा एंगल ये वाला त्रिभुज बन गया, ए पी डी। अब देखो इसको मैंने पूरा जोड़ दिया तो क्या बनेगा, यहाँ से बी पी ई बन जाएगा, बी पी ई बन जाएगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो, अब हम क्या चलेंगे, कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे सर्वांग दिखाने के लिए, तो डी ए पी और ई पी बी में, या ई बी पी में। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में चलेंगे। तो यहाँ देखो, अब जब इस त्रिभुज में चलेंगे तो हमें ऑलरेडी पहले से ही देखो क्या मिल रहा है। देखो तो कुछ मिल रहा है, एक चीज़ मिल रहा है, क्या, ये जो हमारा ए पी है, ठीक है, ये जो ए पी है यहाँ से और यहाँ से पी बी, ये दोनों क्या है, बराबर दो भागों में बांटा गया है। इसका साइड और इसका साइड दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए पी बराबर है पी बी के। क्यों भाई, क्योंकि दोनों एक ही रेखाखंड पर है या मध्य बिंदु है। ठीक है, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से ये पी ए डी ये कोण और पी बी ई ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पी ए डी इक्वल होगा पी बी ई के। क्यों भाई, क्योंकि एक ही रेखाखंड, देखो दोनों एक ही रेखाखंड पर बने गए कोण है, इसलिए क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे एक ही रेखाखंड पर बने गए कोण है। ठीक है, अब चलो, अब मैं देखो यहाँ देख रहा हूँ कि एक कोण और एक एंगल, और यहाँ भी एक एंगल क्या है, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ ए पी डी बराबर है बी पी ई के। तो भुजा कोण कोण, यानी देखो भुजा एंगल एंगल क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल भुजा एंगल, यानी भुजा कोण भुजा कोण नियम से क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये तीनों ए एस ए नियम से क्या होगा, ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी। ठीक है, हो गया।
अब चलिए मैंने सर्वसम दिखा दिया, अब इसको दिखाना है दोनों को, ए डी, ए डी और ए बी ई, इस साइड को और इस साइड को क्या दिखाना है, इक्वल। तो जब हमारा सर्वांगसम हो ही गया तो इक्वल दिखाने में क्या जा रहा है, बस ए डी बराबर बी और एक किस नियम से, सी पी सी टी से, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है त्रिभुज पढ़ना, लेकिन आपको शुरू में जो मैंने सर्वांगसम के बारे में बताया है, सर्वांगसम के बारे में, उसको अच्छे से पढ़ो, फिर आपको आसान लगेगा। ठीक है, हाँ कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, बाकी हम अगले क्लास में प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्लास लंबा होते जा रही है। ठीक है, तो अगले क्लास में प्रश्न संख्या 8 को बताएंगे, क्योंकि इसमें भी 4 क्वेश्चन है अलग अलग। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।